नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं PMLQ के मैनिफेस्टो पे और एक बड़े ज़बरदस्त यंग लीडर हमारे साथ उनके पार्टी के मौजूद हैं, अलीम आदिल शेख साहब, जो ख़ुद भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, इसलिए इनकी सोच भी बड़ी माशाल्लाह मैंने बहुत ही खुली हुई और अच्छी पाई है। इन्होंने ज़ोर दिया कि मुस्लिम लीग बनी थी, पाकिस्तान को बनाया मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग की ज़ाहिर ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तो बन गया लेकिन ये बहुत ही खुशहाल और अच्छा मुल्क बनना चाहिए, उसके लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। पिछले जो इनका हुकूमत का दौर गुजरा है उसका हवाला दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा दौर था। वाकई आज हर आदमी ये मान रहा है कि वो दौर अभी के दौर से तो बेहतर था, और उसी पे वो कह रहे हैं कि अब जो और चैलेंजेस आए उसको भी वो एड्रेस करने की कोशिश करें। मैंने उनसे 2-3 सवाल अभी तक उठाए हैं। मैंने सेफ्टा के बारे में पूछा, उस पर उन्होंने कहा इन प्रिंसिपल नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम है कश्मीर वगैरह का उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। फ्री ट्रेड जोन की बात की, उस पर भी उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन वो उसमें भी कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अलीम साहब, बहुत मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके, आई एम श्योर लिसनर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने दिसंबर में एक बयान दिया जो कि हिस्टोरिकल है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। उसने कहा कि जी हमें मजबूर किया गया, इस हुकूमत ने हमें मजबूर किया 1500 बिलियन नोट छाप के देने पे, हम नहीं चाहते थे देना पड़ा। तो उस पर एक जो हम लोग सजेशन ये देते रहे राइटिंग्स में, आर्टिकल्स में, कि वाई नॉट मेक स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जापान है, जापान में 50 साल से कोई कीमत नहीं बढ़ी। बैंक ऑफ हुकूमत कुछ भी कहे, बैंक ऑफ जापान नोट नहीं छापता ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए कीमतें नहीं बढ़ती। ज़ीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेंसी देखिए उसकी कितनी महफूज है कि अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो अमेरिका उसके मुकाबले 4 गुना नीचे आ चुका है, वो अपनी जगह खड़ा है। सुनामी आया तो गिरने के बजाय बढ़ गया। ये है सप्लाई ऑफ करेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं सब ये बात मानते थे। हमारी तजवीज़ ये है कि वाई नॉट यू पुट दिस इन योर मैनिफेस्टो कि व्हेन वी कम टू पावर, जैसे आपने चीफ जस्टिस को अभी आप लोगों ने रिस्टोर किया, इसी तरह कहें कि भाई इदारे काम करें। स्टेट बैंक को कह दिया जाए कि भाई आपका काम है कि नोट की वैल्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल आप मेंटेन करें, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, हम हुकूमत कैसे चलाते हैं हमारा प्रॉब्लम है, कहाँ से टैक्स लाएँ। अगर ये कर देंगे तो बड़ी ज़बरदस्त रिलीफ आ जाएगी, और आप जो मस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान देखना उसकी बड़ी बुनियाद रखी जा सकती है। देखिए, हमारे मंशूर का एक मेजर हमारा वो ये है कि इदारे मजबूत होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंसान। आज के दौर में लोग मजबूत हुए हैं। हाँ, आज के दौर में मतलब इदारे लोग मजबूत हो गए हैं। किसी का एक फ्लैट था लंदन में तो उसके 15 फ्लैट हो गए हैं, किसी का एक कोई पेंट हाउस था तो उसने 4 बड़े पेंट हाउस ले लिए हैं, किसी ने शुगर मिलें बढ़ा ली हैं, किसी ने कुछ कर लिया। जितने भी लोग हैं, मैं कहता सब पॉलिटिशियन इसमें शामिल, हमारे भी इसमें शामिल हो गए, यानी किसी पे अकेले पे इल्ज़ाम लगाऊं। इदारों को मजबूत करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। बात यह कि उसमें प्रॉब्लम यही होती है ना, जैसे कि अभी देखिए इस हुकूमत ने खामोशी से IMF के रहते हुए, IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, ये तो अजीब सोच के ना हैरत सी होती है। मैं बैंकर रहा हूँ, मैंने जब भी किसी को कर्जा दिया मैंने कुछ कंडीशंस लगाए हैं कि भाई जब आपको मैंने कर्जा दे तो दिया, अब आप मुझे रीपे उसी वक्त करेंगे ना कि आपके पास सरप्लस कैश आएगा, तो मैं तो आपसे कहूँगा ना कि भाई अपने खर्चे कम रखो, आमदनी बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे पास सरप्लस हो तो रीपे करोगे, सरप्लस ही नहीं हो तो ये कंडीशंस लगे हुए हैं जो हमने खुद ही इम्पोज किए थे। शौकत तरीन साहब ने खामोशी से उठ के चले गए, वो रजा साहब गवर्नर खामोशी से उठ के चले गए। वाई डिडंट दे मेक ए नॉइज बिफोर गोइंग कि जी हम तो कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया है, इन्होंने नोट छपवा लिए। देखिए जी, इस 3 साल के अंदर इनके 4 तो वज़ीर ख़जाना आ चुके हैं, इनके तमाम फाइनेंशियल मैनेजर्स इनके तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, इनके पास कोई प्रॉपर फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है। आप ही के मिनिस्टर को ले आए जी, सब हमारे लोग हैं इस वक्त। आपके स्टेट बैंक में हमारे वक्त बैठे हैं, इनके हफीज शेख सारे हमारे लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त के बैठे हुए हैं। हमें कहते हैं फेलियर गवर्नमेंट थी, क्यों लोग बैठे हुए हैं इनके? हना रब्बानी खर हमारी बैठी, बहुत सारे लोग हैं जी जो इस वक्त इनके साथ हमारी, जो इनके शो इस वक्त जो शो रन कर रहे हैं और जो चल भी रहा है इस बुरे हालात के अंदर। मैं समझ हफीज शेख मुँह दे रहे हैं, नहीं तो इनके पास ऐसा बंदा कोई नहीं संभाल सकता। सूरत हाल ये है कि ये सारा ये अपने पर कोई वजन डालने को तैयार नहीं है, ये तमाम बोझ आवाम पे डालना चाहते हैं। हमने सब्सिडीज़ दी थी अपने वक्त पे, आज ये कहते हैं आपने सब्सिडीज़ दी, आपने पेट्रोल महंगा वो कर दिया, सब्सिडी आवाम को दे दी, सब चीज़ें महंगी हो गई, ये हो गया, आपने कर्जे ले लिए, पैसे ले लिए। हमने आवाम के लिए किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हुकूमत के खर्चे कम नहीं किए,
बड़ी मुश्किल से करके इन्होंने कुछ मिनिस्टर्स घटाए हैं, लेकिन वही जो मिनिस्टर्स हैं आज तक, आज भी पढ़ रहा था 2 रोज़ पहले कि जी एक मिनिस्टर साहब को हटे हुए मतलब 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो सरकारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके जितने मेजर लोग हैं अभी तक कोई इन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे कम होने चाहिए थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे कम होने चाहिए थे, विजिट्स के ऊपर 200 लोग को लेके जा रहे होते हैं वो कम होने चाहिए थे, मतलब वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए था अगर ये अपने हुकूमती खर्चे का। अच्छा, दूसरा करप्शन, बड़े बड़े अदारे हैं उसके अंदर बड़ी मुश्किल से, देखें ना इन्होंने कोई भी काम इज्जत से नहीं किया। पीआईए के एमडी ने तबाह कर दिया इदारा, कर दिया, उसके बाद आखिर में लोगों को रोडों पे आना पड़ा, डंडे मारी हुई, ये हुआ, उसके बाद हटाया, उसका भाई आ गया। वैसा ही कोई सिस्टम में तब्दीली कोई नहीं है उसके अंदर। स्टील मिल के ऊपर चीफ जस्टिस शोर मचा के कि जी बड़ी मछलियां मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, उसका बेड़ा गर्क हो गया। जितने इदारे हैं हमारे मुनफियत बख्श इदारे, जो कॉरपोरेशन हैं, उसके अंदर होने चाहिए थे उसके जो प्रॉपर। देखिए जी आज एक क्लर्क भर्ती करना होता है, उसके लिए 10 वो होती हैं पोस्टें होती हैं, उसके लिए 10,000 दरखास्तें आ जाती हैं, एक बोर्ड बैठ जाता है, इंटरव्यू कर रहा होता है, एमडीज लग जाते हैं, कोई मैट्रिक पास लग जाता है, कोई सिनेमा का मैनेजर लग जाता है, कोई होटल का मैनेजर लग जाता है, उनके अंदर कोई क्लास नहीं रखी गई, और आज वो आते हैं, वो हड़प करने के लिए आते हैं। तो हमारे जो इदारे जिनसे बेनिफिट, जिनसे प्रॉफिटेबल इदारे थे, वो आज तबाह हो गए हैं। अब उसके बाद इनको फिक्र कोई नहीं है, स्टेट बैंक चूंकि इनके कंट्रोल में है, उससे कहते हैं आप नोट छापते रहो। अल्टीमेटली नोट छापने का नुकसान तो पब्लिक को है ना, अवाम को है, महंगाई है, टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेशन है। देखिए ना पिछले 3 साल में कितनी कीमतें बढ़ गई। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए बात यह है, आज 16 रुपए का आटा था, आज 40 रुपए का आटा है किलो। 28-30 रुपए की चीनी थी हमारे वक्त में, अपने 70-80 रुपए पहुंची हुई है। 52 रुपए का पेट्रोल था, 95 रुपए पहुंचा हुआ है। डॉलर कहाँ था? लोग कहते हैं आम गरीब आदमी को ये कहते हैं कि डॉलर से आपका क्या वास्ता? भाई डॉलर से तो हर चीज का वास्ता है, हर चीज उससे वास्ता है, हर चीज। पेट्रोल कहाँ था? पेट्रोल से हर चीज महंगी हो जाती है, किराए लोगों के अफोर्डेबल नहीं रहे, लोग 2 की रोटी नहीं खा सकते। ये है ना 3 साल में नोट छापते रहो, उसके तबाही लोग आम, उसका असर गरीब आदमी पे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि देखिए हम इसको, पार्टी आपकी है, हम समझते हैं पाकिस्तान का दर्द रखती है, तो ये कर देंगे। हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल आजाद इदारा होना चाहिए। फिर आपका आमदनी का मसला हो जाएगा। नहीं जी, हम इस पे बात यह है कि आज हम तय कर लें। देखें जी, मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तानी कहीं भी रहता हुआ है, वो मुहब्ब वतन है, वो वतन से मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है। अगर आज उसको थोड़ी सी लगे कि मेरी फिजा, मैं जाके अफगानी हो जाऊंगा, मुझे जाके हुकूमती लुटेरे मुझे मेरी जेब से पैसा निकाल लेंगे, मैं किसी FBR के किसी करप्ट ये टैक्सेशन अफसर की करप्शन का शिकार नहीं हो जाऊंगा, मैं किसी पुलिस वाले की झड़प में नहीं आ जाऊंगा, मुझे अपने आराम से मुझे इंडस्ट्री चलाने का मौका मिलेगा, मुझे बिजनेस करने का मौका मिलेगा, वो आ जाएंगे वापस। और मैं समझता हूं कि हुकूमत का कोई इशू नहीं है, और हम सब सीरियस अगर हो जाए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम सब कर सकते हैं। वेरी गुड। अब एक और चीज़ पे आता हूँ, टैक्स पे। टैक्स का निज़ाम जो यहाँ है, मैं पूरा दुनिया घूमता रहा हूँ, जब यहाँ आके मैंने स्टडी किया तो मैं हैरान रह गया। यहाँ सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में 80% दिया जाता है, जो जाहिर है आवाम पे पड़ता है, आप पे भी पड़ता है, बेच पे भी पड़ता है, लेकिन हम पे असर नहीं पड़ता उसका। थोड़ी सी अगर महंगाई हो गई, लेकिन गरीब आदमी बिल्कुल क्रश हो जाता है, उसकी सैलरीज खट 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 नीचे जा रही होती हैं। 2 टैक्सेस जो पूरी दुनिया में मैंने लागू देखा है, आप भी दुनिया घूमते रहे, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वो यहाँ नहीं है। वेल्थ टैक्स किस ज़माने में होता था, ये कह कि इसमें करप्शन होता था, उन्होंने खत्म कर दिया। तो करप्शन तो टैक्सेशन सिस्टम में भी है, तो टैक्स भी खत्म कर दो, सारे टैक्स खत्म कर दो। 500 बिलियन की 500 अरब रुपए की करप्शन तो FBR में हुई है लास्ट ईयर, उसकी रिपोर्ट मौजूद है। तो फिर आप FBR को खत्म कर दें ना, अगर आप यही बात है तो आप FBR को खत्म कर दें। अच्छा, इसी पे एक प्रपोजल हमने OPIF वालों ने कई फोरम पे दिया था 3 साल पहले कि अगर FBR यहाँ 1 ट्रिलियन से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, हमें आप ठीके पे दे दें, 3 ट्रिलियन हम देते हैं, क्योंकि यहाँ गुंजाइश है। हमने हिस्टोरिकल डाटा जो देखा है उसके मुताबिक अंग्रेज़ 190 साल रहा, उसमें 150 साल उसने सरप्लस क्रिएट किया और 8,000 बिलियन यहाँ से लेके गया है। हर साल आपको किसी भी एक साल का बजट आप देख लें, किसी बच्चे से कहें रिसर्च करो उस पर, 1830 का बजट देख लें, 61 मिलियन इनकम, बहादुर शाह जफ़र को पेमेंट, नवाब बंगाल को पेमेंट, सब पेमेंट करने के बाद पता चला 30 का खर्चा आया, 30 बच गया। वो 30 कैसे वो भेजते थे कि होम ऑफिस चार्जेस, पता चला 26 बिलियन जाता था, और बाकी जो गोरे आते थे काम करने वो 10 मिलियन रेमिटेंस के। तो तकरीबन आधा बजट जो है ना रेमिट होता था इंग्लैंड, तभी तो वो बैठे थे। तो चालाक लोग, वो तो कंपनी थी, उसको तो बिजनेस था। क्या आपकी कोई कंपनी, आपने बताया अपना चैनल बंद कर दिया, आपने प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने बंद कर दिया। आप पागल तो नहीं कि आप उसी में लगे रहें। तो घोड़ा यहाँ क्यों रहता है 190 साल? वो तो बहुत पहले चला जाता अगर लॉस हो।
यहाँ गुंजाइश है। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे अभी दे दें 3 ट्रिलियन मैं देता हूँ, अभी ये बढ़ के 1.3 पे आया है ना, यहाँ गुंजाइश मौजूद है। कुछ टैक्सेस जो पूरी दुनिया में लगे हुए हैं वो क्यों ना यहाँ लगे, ताकि गरीब को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। लेकिन टैक्स तो लग जाए, रिकवर कौन करेगा? आप करेंगे। हाँ, यही मसला है। ठीक है, कोई आज जो टैक्स दे रहा है उसके गले पे आपने छुरी दोबारा रख दी है, और जो चोरी कर रहा है वो चोरी कर रहा है। जो बिजली का बिल दे रहा है उसके ऊपर सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, जो कुंडे लगा रहा है वो लगा रहा है, जो जबरदस्ती लगा रहा है, जो इलाके का बदमाश है जिसको उसने चेक नहीं करना वो नहीं दे रहा। यहाँ देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस का हिसाब है। यहाँ तो जो टैक्स देने वाले हैं उनको मजीद आप उसमें लेके जाए, बजाय इसके टैक्स नेट बढ़ाएं अपना। और सबसे पहले देखें जी, टैक्सेशन ठीक करनी है, सबसे पहले FBR की करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। नहीं तो उसको खत्म करने का एक तरीका यही है ना कि FBR को खत्म कर दें। खत्म करें, कोई सिस्टम आप किसी भी देखिए, आपने 500 बिलियन की बात की ना, ये तो एस्टैब्लिश है, करप्शन। अच्छा, अगर टोटल टैक्स 1.3 ट्रिलियन आया इस दफा, तो 5 ऐड करें तो तकरीबन 2 हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 ट्रिलियन तो कलेक्ट करना कोई मुश्किल ही नहीं है। वेल्थ टैक्स पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, 2% वेल्थ टैक्स अगर आप और मुझसे मांगे तो हमें क्या तकलीफ है? कौन को दे रहे हैं ना, देखें ना, सब देंगे। अब अच्छा, इनहेरिटेंस टैक्स का भी सर ये हिसाब है कि हम और आपके मरने के बाद अगर हमारे वरासत में से 40% हमारी कौम को मिल जाए, आप भी इतने मुबल वतन हैं, तो हमें क्या तकलीफ है? वो सब है, लेकिन प्रोवाइडेड के वो सही जगह पे इस्तेमाल, देखिए सही जगह इस्तेमाल हो, सही कलेक्शन हो। और दूसरी बात, हमारे जो लीडर्स हैं, जो कौमी लीडर्स हैं, वो तो सही टैक्स दे ना। यहाँ हमारी बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े लीडर वो 5,000 रुपये टैक्स देते हैं, दूसरे देते ही नहीं, एग्रीकल्चर से प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं देते। मतलब बात यह है कि एग्रीकल्चर करें ना, चेक करेंगे, बड़े बड़े हफीज शेख साहब नहीं देते। बात करते हैं हफीज शेख साहब ने पता नहीं कि हजारों में चंद, मतलब लेस देन 50,000 को टैक्स वैसे दिया हुआ उन्होंने। बात यह है कि सबको पता है कौन क्या कर रहा है। ये कल्चर ठीक करना पड़ेगा। इसको शुरू से खाली टैक्स लगा देने से हमारा टैक्स नेट में इजाफा नहीं होगा। थ्योरी आप मानते हैं कि नेट बढ़ाया जाए, नेट टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो लग जाए। देखिए जी, टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले FBR को ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि जी जो लोग नहीं दे रहे टैक्स उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। ये नहीं कि जो दे रहे हैं उनको बढ़ा के आप उनको अब चाबी ताला लगा दें, वो नहीं करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं प्रोविंसेस पे। प्रोविंसेस के बारे में आपकी पार्टी ने कुछ दिन पहले बयान दिया, शायद 10 सूबे की बात की थी आपने, या जो भी है बताएं कि इसके आजकल व्यू बहुत बहस चल रही है मुल्क में। देखिए जी, हम समझते हैं कि मजबूत सूबे मजबूत वफाक की ज़मानत है, ना कि मजबूत वफाक मजबूत सूबों की ज़मानत है। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेवलप होती गई है। हमारा कहना ये है कि जिस जगह के अवाम की डिमांड है, उनकी डिमांड के ऊपर, उनके मुतालबे पर सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन वो लिसानी बुनियादों पर नहीं बननी चाहिए। वो जुग्राफियाई बुनियाद पे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बनने चाहिए, लिसानी के नहीं। मैं उर्दू बोलता हूँ मुझे दे दो, मैं सिंधी बोलता हूँ मुझे अलग कर दो, सराइकी बोलने को अलग कर दो, हज़ारे को अलग कर दो, ये नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज़रूरत बनती है, जो वहाँ उस हिसाब से बनने चाहिए। जैसे कि हज़ारा में डिमांड है सूबे की, हम उसे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सराइकी सूबा, जनूबी पंजाब सूबा, इसके जो कहते हैं, भावलपुर हम अभी समझते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। वो तो कहते हैं रिस्टोर करने की बात नहीं, वो नहीं, उसको अब वो चीज़ हम समझते हैं कि वो बात की बात है, नवाबी निज़ाम की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा सूबा पंजाब है। सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या होता है कि जी पंजाब लूट गया, पंजाब खा गया, ये कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के लोग बहुत मुहब्बत वतन है, ठीक है ना, कुर्बानी देने वाले लोग हैं। लेकिन एक खाम खा छोटे सूबों में एहसास महरूम ही रहता है कि जी ये बड़ा भाई नहीं। जैसे नहीं कि किसी की मिसाल की बात है कि 5 बच्चे हों, एक को 25 साल का या 30 साल का, उसके बाद सारे बच्चे 10 साल से शुरू होते हों, वो कहते हैं बड़ा भाई को इख्तियार, हमने तो डिसीजन पावर नहीं हमारे पास। तो भाई अगर पंजाब को भी तकसीम कर दिया जाए, छोटा सूबा उसमें बन जाए, तो मेरे ख्याल सब बराबर हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जहाँ पब्लिक की डिमांड हो और जो उसको आप नंबर आपने तय नहीं किया है, नहीं हमने वो गलत है। हमने कोई ख्याल वालों ने 15 सूबे की बात कर दी, नहीं हमने कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी जबरदस्ती हमें गिनतियों में नहीं जाना चाहिए। देखिए हम कौन होते हैं, देखिए हम नहीं कहने वाले कि आप जाकर बलूचिस्तान को सूबा बना दो। अगर वहां के लोगों की डिमांड है और उसमें अक्सरियत की डिमांड है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से जोग्राफी अंदाज में बनती है तो बना दें, और हम उसको सपोर्ट करते हैं। सूबों में बराबरी होगी, सूबों में बेचैनी कम होगी, तो हमारा वफाक मजबूत होगा। क्योंकि देखिए इंडिया में, बांग्ला और अफगानिस्तान में और ईरान में, 3 जो हमारे
30-30 सूबे हैं हाँ, और शुरू में कम थे, बढ़े 4 पे रुके हुए। बढ़ाए उसको, ठीक है ना। ये भी आपकी बात सही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जी, उसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए। आप लाहौर में बैठे हुए और आप खानपुर को देख रहे हैं, कैसे देखिए जी, हाई कोर्ट जाना है उसने बेचारे रहीम यार खान वाले ने, उसके तो लिए तो कराची करीब है देखे ना जी, उसमें डीजी खान वाले ने जाने तो जाती है ना। बलूचिस्तान में तुर्बत वाले के लिए कराची आना बहुत आसान है, कोटा जाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह सिंध में भी आप देख लें, माशाल्लाह हमारा ये मुल्क भी 500 किलोमीटर का ये भी ठीक है। लेकिन सिंध में देखें, कराची बहुत नजदीक है, दूर नहीं है। इतना दूर नहीं है, इतना दूर नहीं है कराची। सिंध अभी ठीक है, सिंध में मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर कोई जरूरत है, सिंध ठीक है, सब डिमांड है हमारी। हो रहा है। अच्छा, एक पॉइंट पे थोड़ा सा क्विकली आपसे कह दूं, पूछना चाहूँगा, हमारा लीगल सिस्टम भी काफ़ी स्लो है और कहते हैं कि 19 लाख केसेस फंसे हुए हैं और क्लियर नहीं हो पा रहे, इंस्पाइट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 2000 जजेस हैं सिर्फ। तो इस सिलसिले में आपको कोई तजवीज़ है कि हाउ यू कैन फिक्स इट व्हेन यू आर इन पावर? ये एक इतना बड़ा अलमिया है हमारे साथ कि हम कहते हैं कि जी अदलिया आज़ाद हो गई, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि मादर पिदर आज़ाद हो गई है, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। रेमंड डेविस का फैसला होना होता है, 2 दिन में हाई कोर्ट कहता है नीचे लेके जाओ, नीचे वाले उसको फारिग कर देते हैं, जज साहब वहीं। क्या किसी गरीब आदमी का, किसी बेवा के, क्या किसी बेवा के बेटे का, किसी बेचारी खातून का, जिसका एक शख्स उसका जस्ट एक 151 के झगड़े में, 188 के केस में जो अंदर जाते हैं, क्या उसको इस अंदाज में छोड़ा जा सकता है? यहाँ जाओ, सबसे पहले आप वो गेट वाले को दो 50, 100, 200 रुपए, फिर जाकर पेशकार साहब के दो, उसके जज साहब नहीं है, आधी छुट्टियां हमारे वकील के हड़तालें कराते हैं, कभी जज की वकील की लड़ाई होने लगी है, वो फारिग हो जाते हैं। हमारे ये 19 लाख केस, मैं कहता हूं कि ये तो चले अच्छा बहुत है, कोई आजकल लोग आपस में इलाके के मुद्दीन बैठ के कर लेते हैं, मसला हल हो जाता है, नहीं तो आम आदमी के लिए, अदलिया के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने इनको मसीहा समझा है, लोग इन्हें मसीहा नहीं समझेंगे। अगर यही जुडिशल मजिस्ट्रेट तक, चीफ जस्टिस साहब ने अगर यही जो वो कहते हैं कि इंसाफ हमने, जो रेमंड डेविस को इंसाफ मिला है, वो हर पाकिस्तानी का हक है, मैं डिमांड करता हूं। बहुत अच्छी बात। बहुत प्रोग्राम को खत्म करना पड़ा है टाइम की कमी की वजह से। नाज़रीन, PMLQ के मैनिफेस्टो पे आपने ये डिस्कशन सुनी, अलीम बहादुर शेख यंग लीडर आज आए और बड़ी अच्छी बातें की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इन्होंने जो बेसिक बातें की हैं बड़ी इनकरेजिंग है। बेसिकली ये पाकिस्तान को बहुत ही खुशहाल मजबूत देखना चाहते हैं, उसके लिए जो जो तजावीज़ आती हैं उनको कोई टेक्निक, उनको प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं कि हमारा माइंड खुला हुआ है, अभी मंशूर पे मज़ीद काम हो रहा है। ये जो हमने 4-5 बातें की, हो सकता है ये भी इनके मंशूर में आ जाए इन वॉट एवर फॉर्म, और अगर ये चीज़ें हो गई तो बहुत तेज़ी से मुल्क तरक्की कर सकता है। इसके अंदर गुंजाइश बहुत है। यहाँ 10 करोड़ जवान लोग हैं जो कि दुनिया में कम है, इतनी बड़ी वर्क फोर्स, 6th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ पे है। अलीम बहादुर शेख साहब ने जैसे कि पॉइंट आउट किया कि सिर्फ अगर हम अमन अमान कर दें, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड बना दें, इन वॉट एवर फॉर्म, फ्री ट्रेड जोन बना के जैसे भी, तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आ जाएँ तो यहाँ के हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी 8 मिलियन हैं, उनके पास सब मिला के $2.6 ट्रिलियन है। अगर अपने मुल्क के हालात अच्छे हों तो कौन चाहेगा कि किसी दूसरे मुल्क में रहे, अपने सकाफत, अपने भाई बहन को छोड़ के। उसके अलावा जब लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ हो जाएगी तो जाहिर है पूरी दुनिया आएगी। ये 10 करोड़ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं आएगी वो, क्योंकि कॉस्ट हमारा इतना कम है कंपेयर टू यूरोप, अमेरिका। 40 और 1 का कहीं फ़र्क है, कहीं 70 और 1 का फ़र्क है। कोई भी अक्लमंद बिजनेसमैन हो, चाहे अलीम बहादुर शेख हो या तारिक खान हो, वो ज़रूर ऐसी जगह जाके इन्वेस्टमेंट करेगा, थोड़ा ख़तरा भी मोल लेगा। तो यहाँ लोग आएंगे, यहाँ के हालात अच्छे होंगे। जो विज़न कायद-ए-आज़म ने दिया था, जिसके बेसिस पे हमने ये अलग एक अपना खित्ता बनाया था, मकसद यही था कि हमारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो, इंशाल्लाह वो होगी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।